दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। इस बार 78,800 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट पेश किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 8.69% ज़्यादा है। बता दें कि बजट में मेट्रो, फ्लाईओवर, एमसीडी को 21,000 करोड़ देने की घोषणा के साथ ही मोहल्ला बस सेवा समेत कई योजनाओं की घोषणा की गई, जहां वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज़्यादा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए कुल 3,126 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बता दें कि दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में 78,800 करोड़ रुपए का बजट 2023-2024 में पेश किया। उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर ये बजट पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पेश करते। वे मेरे बड़े के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। जब राम वनवास गए थे और उनके खड़ों को सिंहासन पर रख के भरत ने काम किया, उसी भावना के साथ मैं ये बजट पेश कर रहा हूँ। ये बजट है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में पिछले बजट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए। वो इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी। लोग आएँ तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं। उसके लिए इस बार इस बजट में देयर इज़ अ ह्यूज इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। 2014-15 में जब जो बजट था वो 30,940 करोड़ का था। आज 8 साल के बाद जो बजट है वो 78,800 करोड़ का बजट है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि दिल्ली में अब एक ईमानदार सरकार है। जो रेवेन्यू के लीकेजेस हैं उनको प्लग किए गए, जो एक्सपेंडिचर के लीकेजेस हैं उनको प्लग किया गया। देश 7% की रेट पे तरक्की कर रहा है, दिल्ली 9% के रेट पे तरक्की कर रही है। दिल्ली देश से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। ये दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और दिल्ली के लिए गर्व की बात है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने इस मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की। इसके मद्देनजर कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साफ है कि सिसोदिया को आने वाले कुछ दिनों और जेल में बिताने होंगे। बता दें कि बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के जज M.K. नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ किताबें की मांग की। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, जिस पर कोर्ट ने ये कहा है कि वो मनीष सिसोदिया को जो किताब चाहते हैं उन्हें दी जाएंगी। तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की दोनों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि 10 से अधिक लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। बता दें कि इस गोदाम में रोज की तरह 30 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। इतने में पटाखों के इस गोदाम में अचानक तेज से आवाज़ के साथ धमाका हुआ। इसके बाद कांचीपुरम अग्निशमन विभाग और पुलिस घटना की सूचना पर पहुंची और पीड़ितों को बचाने के लिए सक्रिय रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। बता दें कि आग लगने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अब तक 10 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। तो वहीं कांचीपुरम जिला सहकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल 4 और लोगों को इलाज के बिना उनकी मौत हुई है, बाकी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस धमाके में अब तक 2 महिलाएं समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस को चकमा देकर जिस बाइक पे भागा था वो बरामद हो गई है। पंजाब पुलिस ने जालंधर में दारापुरा इलाके में भगौड़े अमृतपाल सिंह की बाइक को बरामद किया है। हालांकि अमृतपाल सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है और वह अभी भी फरार है। पंजाब पुलिस की कई टीमें हर संभावित इलाके पर छापेमारी कर रही हैं, जहां अमृतपाल सिंह पुलिस की भारी भरकम टीमों को चकमा देकर भाग निकलने में सफल हो गया था, जिसे लेकर कोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को फटकार लगाई थी। बता
दें कि अमृतपाल सिंह जिस बाइक से भागा था वह जालंधर के करीब 45 किलोमीटर की दूर लावारिस हालत में खड़ी मिली। बाइक दारापुर इलाके में नहर किनारे लावारिस हालत में मिली थी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को भगाने में मदद करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भगड़ों को पकड़ने के लिए लोगों की मदद लेने के लिए 7 तस्वीरें जारी की हैं, उनमें से कुछ तस्वीरों में अमृतपाल सिंह ने पगड़ी नहीं पहनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 100 प्राथमिकता दर्ज की हैं, जहां जानकारी के मुताबिक इन पोस्टरों पर लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी देवेंद्र पाठक ने बताया कि पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन आपत्तिजनक पोस्टरों में प्रिंट प्रेस की जानकारी नहीं दी गई है। जहां स्पेशल सीपी देवेंद्र पाठक ने समाचार एजेंसी से कहा है कि अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि इन पोस्टरों का लिंक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देवेंद्र पाठक ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलते ही वैन को पुलिस ने रोका था, जिसमें कई पोस्टर जब्त किए गए और मौके पर कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकता दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक पूरे दिल्ली शहर के करीब 2000 पोस्टर को हटाया गया है। जहां स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आप कार्यालय से निकलते हुए जिस वैन को रोका गया था उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बताया है कि उसके मालिक ने उसे यहां पर पोस्टर की डिलीवरी करने के लिए कहा था। देवेंद्र पाठक ने कहा कि उसने एक दिन पहले ही पोस्टरों की डिलीवरी की थी। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 FIR आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी FIR करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे। कुछ घटनाएं होती हैं, लोगों को लगता है शायद एक्सीडेंटल हो गई, चलो भूल चूक में हो गई, आगे ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से सभी संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। लोगों के मन में एक दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा। ऐसे में अब देश के सामने एक ही समाधान है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश की संस्थाओं को बचाना है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो एक ही रास्ता है मोदी हटाओ देश बचाओ। और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और जो मिशन 2024 तक जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को सूरत में गिरफ्तार किया गया है। सूचना के मुताबिक बिहार पुलिस ने सूरत क्राइम ब्रांच से मदद ली है। क्राइम ब्रांच ने युवक को लसकाना से पकड़कर बिहार पुलिस को सौंप दिया है। वहीं इस दौरान आरोपी को मीडिया से छिपाने की कोशिश भी की गई, जहां आरोपी को जैसे ही बिहार की पुलिस ने अपने हिरासत में लिया तो वो मीडिया से दूर भागने लगी। जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले आरोपी का नाम अंकित मिश्रा है, जिसकी उम्र 28 साल की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले आरोपी का नाम अंकित मिश्रा है, जिसकी उम्र 28 साल की बताई जा रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि अंकित मिश्रा ने 20 मार्च को इंटरनेट के माध्यम से एक मीडिया चैनल से कांटेक्ट किया था। फोन पर आरोपी ने मुख्यमंत्री को 36 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2 दिन से हुई बेमौसम बरसात में किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जहां भारी बारिश की वजह से खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और आम की फसल बर्बाद हो गई है। फसल बर्बाद होने से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया। इस कड़ी में लोक भवन में मुख्य सचिव ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राहत आयुक्त प्रभु नारायण सिंह को भी बुलाया गया और इनमें किसानों की फसलों पर हुए नुकसान पर चर्चा की गई। बता दें कि कई जिलों को बारिश में काफी नुकसान पहुंचा है। जहां लोक भवन में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव ने सभी डीएम को नुकसान का आंकलन करने का निर्देश दिया, तो वहीं हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र और वाराणसी सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक माने गए हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 1134 नए मामले सामने आए हैं।
तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 7,026 पहुंच गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में संक्रमण में एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक की संख्या बढ़कर 5,30,813 हो गई है। भारत में पिछले 3 दिनों से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को मार्च के महीने में ही पड़ने वाली गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार जानकारी मिली है कि 23 से 5 मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत और 24 से 25 मार्च तक मध्य और आसपास के पूरे भारत में आंधी, ओले और बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही अभी भी और नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हिमालय की एक ओर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर 24 और 25 मार्च को देखने को मिलेगा। बता दें कि मौसम विभाग ने कुछ राज्यों और क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने एडवाइजरी में लोगों से खराब मौसम के लिए तैयार रहने के लिए आग्रह किया है। पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में लंदन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह खंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि अवतार सिंह खंडा प्रतिबंधित ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है। वहीं पंजाब में चल रही जांच में भी सामने आ रहा है कि खंडा कोई और नहीं, अमृतपाल का हैंडलर है। बता दें कि लंदन में पकड़ा गया खंडा खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स से जुड़े हुए कुंवत सिंह खुकराना का बेटा है और खंडा पाकिस्तान में छुपकर बैठे बीकेआई के प्रमुख सदस्य परमजीत सिंह पम्मा का खासम खास है। पम्मे के आदेश पर ही अवतार सिंह ने ये एक्शन लिया था। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत यात्रा पर आए थे। यहां 2 दिन बिताकर मंगलवार को वे अचानक यूक्रेन पहुंच गए। फूमियो किशिदा के अचानक यूक्रेन पहुंचने से वैश्विक स्तर पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। किशिदा ने रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वो कीव के पास स्थित बूचा शहर भी पहुंचे, जहां के नरसंहार से रूसी सैनिकों पर 410 आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक फूमियो किशिदा ने यूक्रेन को $470 मिलियन की मदद देने की घोषणा की है और इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन की एनर्जी सेक्टर और बाकी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए होगा। इसके अलावा जापान ने नाटो ट्रस्ट फंड से यूक्रेन को गैर घातक हथियार देने के लिए $30 मिलियन देने की भी घोषणा की है। बता दें कि जापान मई में हिरोशिमा में G7 समिट होस्ट करने वाला है, जहां पीएम किशिदा ने इस समिट के लिए ज़ेलेंस्की को भी न्योता दिया है, जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का आश्वासन दिया है।